एकान्तमनसस्तस्याः कुर्वन्त्याः सुमहत्तपः शम्भो विन्यस्तचित्तायां गतमेकं चतुर्युगम्। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज के इस कार्यक्रम में चंद्रमा से शुक्र का संबंध कैसा बन रहा है आपकी कुंडली में, इस विषय पर ही चर्चा करने उपस्थित हुआ हूं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कल शनिवार है, कल मैं लाइव होता हूं रात्रि 8:15 इसी चैनल पे। कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा है वो शिव पुराण का है, जिसका अर्थ कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में बताऊंगा। फिलहाल इस विषय पर आपका ध्यान लेकर आइए और आप अपनी कुंडली को अगर हो सके तो साथ में रख लीजिए, इसे समझने में आसानी होगी। और ज़्यादा अच्छा ये होगा कि जो कुछ फल मैं आपको बता रहा हूं उसे लिखने की कोशिश करें या नोट डाउन कर लें। तो सबसे पहले जन्म कुंडली में चंद्रमा जहां कहीं भी आपकी कुंडली में विराजमान है, वहां अगर शुक्र उनके साथ ही बैठे हैं किसी भी भाव में, मतलब चंद्रमा और शुक्र एक साथ किसी भी भाव में बैठे हों, लग्न से लेकर 12वें भाव तक, इसका एक अच्छा प्रतिफल ये होता है कि व्यक्ति को सुंदर बना देते हैं। वो अपनी सुंदरता के बल पर धन कमाने वाला होता है या समाज में उसकी सुंदरता के उदाहरण दिए जाते हैं। ये अच्छा फल है। इसका एक दूसरा अच्छा फल ये होता है कि वो व्यक्ति किसी भी अवस्था में दुख को या महान संताप को प्राप्त नहीं करता है। मतलब उसके जीवन में कोई भी बहुत भारी विषम संकट कभी भी नहीं आता है, अगर ये दोनों ग्रह एक साथ बैठे हैं तो। उसके बाद चंद्रमा आपकी कुंडली में जहां बैठे हों, वहां से अगर दूसरे घर में शुक्र बैठे हैं तो ये व्यक्ति को संततियों का मालिक बनाते हैं। पहले नंबर पे वो संततिहीन नहीं होगा, और दूसरे नंबर पे उस व्यक्ति को पैतृक संपत्ति बढ़िया मिल जाती है। तीसरा ये भी कह सकते हैं कि उसका व्यवहार इतना बढ़िया होता है कि किसी भी प्रकार की प्रतिकूलता उसके व्यवहार के कारण, मतलब कई बार होता है कि कई बार आपने देखा होगा कि बना बनाया काम उसके व्यवहार के कारण बिगड़ गया, उसने ऐसा कुछ बोल दिया कि उसका काम बिगड़ गया। तो ऐसे लोग जिनकी कुंडली में चंद्रमा से शुक्र दूसरे भाव में होते हैं, उनकी वाणी सबको लोटपोट करने वाली होती है, बांधने वाली होती है, बिखरने वाली नहीं होती। मतलब ऐसे लोगों की वाणी से संतुष्ट होकर के शत्रु भी मित्र बन जाता है, जिनकी कुंडली में चंद्रमा से दूसरे घर में शुक्र बैठे होते हैं। चंद्रमा से तीसरे घर में अगर शुक्र विराजमान है तो ये आपको प्रतापी बनाते हैं और सकारात्मक प्रतापी बनाते हैं। सकारात्मक अर्थ होगा कि व्यक्ति मेहनत करेगा, मेहनत करके प्रतिफल प्राप्त करेगा और उसके पराक्रम के प्रति वो निश्चित रूप से आशान्वित बना रहता है कि मुझे मेरे पराक्रम का परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। ये पक्की बात है। जब चंद्रमा से तीसरे घर में शुक्र बैठते हैं तो व्यक्ति अतिशयोक्ति नहीं कहता, स्वच्छंद विचारों वाला होता है और जो कहता है उस पर विश्वास के साथ करता है। बड़ी गंभीर बात है। तो चंद्रमा से अगर शुक्र तीसरे भाव में बैठे हैं तो ऐसा परिणाम देते हैं। इसके अच्छे परिणाम के मामले में आप ये कह सकते हैं कि व्यक्ति ऑप्टिमिस्टिक विचारधाराओं वाला होता है। चंद्रमा से चौथे घर में अगर शुक्र विराजमान है आपकी कुंडली में तो ये सुंदर दाम्पत्य तो दे देते हैं, पर कई बार वहां पे उसको चलाने में थोड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। मतलब विषम परिस्थिति का निर्माण दाम्पत्य में हो सकता है, या व्यक्ति कई बार उसके जीवन में ऐसी परिस्थिति का निर्माण होगा जहां वो बिल्कुल ही न्यूट्रल सा हो जाए या 90 डिग्री पर आ जाए, दो मुहाने पे आ जाए, चौमुहाने पे आ जाए, ये करूं कि ये करूं, ये निर्णय सही है कि ये निर्णय सही है। तो ऐसे लोगों के जीवन में जो लगभग कंफ्यूजन में कई बार उन्हें होते देखा जाता है, ये चंद्रमा से चौथे घर के शुक्र के कारण ऐसा होता है। ठीक उसी तरीके से जब चंद्रमा से पंचम भाव के शुक्र होते हैं, स्त्री संततियों का सुख व्यक्ति को ज्यादा मिलता है, या उसके जीवन में महिलाओं का आवागमन रहता है, उसके जीवन में महिलाओं का प्रभाव रहता है, या स्त्री संततियों का वो मालिक होता है, पिता होता है ना, धनवान होता है। लेकिन एक बात और भी है कि चाहे वो धनवान ही क्यों ना हो, पर फिर भी समाज में उसको वो प्रतिष्ठा उतनी नहीं मिलती है जितनी मिलनी चाहिए। तो ये चंद्रमा से पंचम भाव के शुक्र के कारण ऐसा होता है। वो धनवान है, बढ़िया
सब चीज उसका जीवन बहुत अच्छा चल रहा है, पर फिर भी उसको इस तरीके के नुकसान भी उठाने पड़ते हैं। इसी चंद्रमा से छठवें घर के जो शुक्र होते हैं वो व्यक्ति को अच्छे पद पर विभूषित करने वाला बना देते हैं, अच्छे पद पर विभूषित होने वाला बना देते हैं। उसका पद अच्छा है, उसकी प्रतिष्ठा अच्छी है, समाज में नाम अच्छा है, यश अच्छा है, गौरव प्राप्त करता है। तो ये कब होता है? जब चंद्रमा से छठवें घर में शुक्र विराजमान होते हैं। तो चंद्रमा से चतुर्थ घर के शुक्र जो निगेटिव परिणाम मैंने बताए थे, उसके सकारात्मक परिणाम यहां मिल जाते हैं चंद्रमा से पंचम भाव में। जब चंद्रमा से पंचम भाव में शुक्र मिलेंगे तो आपका दाम्पत्य बहुत अच्छा चल जाता है। यहां आपकी पत्नी आपकी सेवा करने वाली भी होती है। लेकिन चंद्रमा से छठवें भाव के शुक्र व्यक्ति के प्रोफेशनल करियर को बहुत अच्छा बल देने वाला बना देते हैं। मतलब उसका प्रोफेशन बहुत अच्छा रहता है, वो अपने कारोबार को लेकर के कभी भी चिंतित होते हुए नहीं देखा जाता है। चंद्रमा से शुक्र आमने सामने अर्थात सप्तम भाव में बैठे होंगे तो ये भी व्यक्ति को श्रेष्ठ, गतिमान, विश्वास रखने वाला किसी पे जल्दी से और व्यापारिक विचारों वाला बना देते हैं। मतलब यहां चंद्रमा आपको व्यापार करने की तरफ लेके जाते हैं। आपका मन, बुद्धि और चित्त व्यापारिक दृष्टिकोण का होता है। व्यापारिक दृष्टिकोण का अर्थ यह भी होगा कि आप चाहे नौकरी भी करते क्यों न देखे जाएंगे, पर फिर भी आप अपने लाभ को कमजोर नहीं होने देना चाहेंगे। आप नहीं चाहेंगे कि आपका नुकसान किसी भी तरीके से हो। ऐसा कब होगा? जब चंद्रमा से सातवें घर में शुक्रदेव विराजमान होते हैं। तो अष्टम भाव में जो चंद्रमा से शुक्र जाएंगे तो ये व्यक्ति के ज्ञान और गुणों की अभिवृद्धि करने वाले होते हैं। व्यक्ति को खूब सारी संपत्ति पूर्व से ही मिल जाती है। वो उसको पूर्व से भी संपत्ति मिली होती है और बाद में वो भी इकट्ठा करके जाता है। मतलब ये जो अक्षर होगा चंद्रमा से शुक्र का एक दूसरे से आठवें बैठने का, ये व्यक्ति को प्रतापी बनाने के साथ साथ महान धनवान भी बना देता है। राजसिक सुखों का भोक्ता होता है। उसके घर में नौकर चाकर की कमी नहीं होती। गंभीर नेत्रों वाला होता है और उसको बहुत ज्यादा किसी के सामने अपने आप को सिद्ध नहीं करना पड़ता है। उसका काम उसके पहचान से ही हो जाता है। पर गड़बड़ी यहां यह होती है कि व्यक्ति को संतान उत्पन्न करने में दिक्कत होती है। मतलब संततिवान, उसे प्राय एक संतति होते देखा जाता है। वो भी एक संतति वाला हो, उसकी भी एक ही संतति होती है। तो प्राय ये एक चेन सा बन जाता है, ये लूप बन जाता है। एक 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 का ही प्रभाव ऐसा देखता है। चंद्रमा से नवम भाव के जो शुक्र होते हैं वो व्यक्ति को यशोवान, समृद्धशाली, श्रेष्ठ निर्णय लेने वाला, मजबूत इच्छाओं का मालिक, गंभीर बात करने वाला, मनस्वी और श्रेष्ठ लोगों से मैत्री करने वाला, ये चंद्रमा से नवम भाव के शुक्र ऐसा परिणाम देते हैं। जबकि जब आप बात दसम स्थान की करेंगे तो चंद्रमा से दसम स्थान में चंद्रमा से आगे और शुक्र से 4 घर आगे ये जो चंद्रमा का संबंध होगा ये व्यक्ति को पद वाला बनाता है, प्रतिष्ठा वाला बनाता है। उसकी रिकॉग्निशन उसके पद के कारण होती है, उसकी समाज में पहचान उसके पद के कारण होती है। बहुत लोगों के ऊपर उसका अध्याय आरोपित होता है, बहुत लोगों के ऊपर उसकी कलम की ताकत चलती है। मजबूत कलम का होता है, आज्ञा देने वाला होता है, बहुत सारे लोगों को अपने अंडर काम कराने वाला होता है, मालिक होता है, कंपनी का मालिक होता है, मील का मालिक होता है। मतलब ये बहुत उत्तम बात है। उसका काम समाज में नाम अर्जित करने का होता है और नाम अर्जित करता भी है। चंद्रमा से 11 घर आगे अगर शुक्र बैठेंगे तो व्यक्ति को पूर्वार्जित धन मिलता है। यहां भी पूर्व का अर्जित धन, बना बनाया काम और बनता है, बिगड़ा हुआ काम भी और बन जाता है। मतलब यहां पे उसके काम रुकते नहीं है। मतलब लगभग सारे पक्ष अच्छे ही बन रहे हैं चंद्रमा से शुक्र के। तो चंद्रमा से एकादशवें घर के जो शुक्र होंगे वो व्यक्ति के कार्य में किसी भी प्रकार का कोई विलंब नहीं होने देते हैं। यहां व्यक्ति को उसकी पहचान, उसका नाम समाज का प्रत्येक वर्ग जानता है। मुखिया हो जाए, राजनीति में बड़े अच्छे पद पे चला जाए, नेताओं के साथ उसका उठना बैठना होता है, राजाओं के कृपा का पात्र होता है, राजकवि हो जाए, राज्य लेखक हो जाए, सेनापति हो जाए, मंत्री मंत्राणी का पद संभाल ले, ऐसा वाला होता है। मतलब वो पद के कारण समाज में जाना जाता है। निचले तबके से उसकी कोई विशेष संबंध नहीं होते। ऊपर वाले लोगों से इसके संबंध देखे जाते हैं जिनकी कुंडली में चंद्रमा से एकादशवें घर का शुक्र होता है। बड़ी गाड़ियों में चलने वाला होता है,
लग्जरियस गाड़ियों में चलने वाला होता है। छोटी अवस्था से ही उसके पास धन के स्रोत बन जाते हैं। कई बार पढ़ा करके भी वो समाज में अपना ज्ञान दे करके भी धन कमाते हुए देखा जाता है। चंद्रमा से 12वें घर के शुक्र व्यक्ति को नेत्र का रोगी बना देते हैं, पाचन तंत्र की गड़बड़ी देते हैं, व्यय अधिक रहता है, जिम्मेदारियों का पूरा करना उसके ऊपर रहता है कि भाई जिम्मेदारी पूरी करिए। ऐसा चंद्रमा से 12वें घर के शुक्र ऐसा निर्णय कराते हुए देखे जाते हैं। क्लियर है? इसमें कोई झंझट वाली बात नहीं है। आपको बस इतना देखना है कि चंद्रमा से कितनी घर आगे शुक्र बैठे हैं और उसका प्रतिफल कुछ इस तरीके से आपके जीवन में देखने को मिलेगा। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता देता हूं। संध्या जो ब्रह्मदेव की पुत्री थी, बाद में तपस्या करने जाती हैं। वहां वशिष्ठ जी उन्हें अलग वेश धारण करके उनको मंत्र देते हैं, ओम नमः शंकराय ओम। इस मंत्र से संध्या को दीक्षित करके वापस वो अंतर्ध्यान चले आते हैं। संध्या एक कल्प तक, एक कल्प नहीं, एक चतुर्युग तक तपस्या करती हैं। उसके बाद भगवान भोलेनाथ प्रकट होते हैं, उन्हें शिवलिंग का आशीर्वाद देते हैं। शिवलिंग जिस शिव का वो ध्यान कर रही थी, उसी शिवलिंग का या उसी शिव के स्वरूप का ध्यान कराते हैं। बाद में उन्हें कुछ पता ही नहीं है कि शिव जी की स्तुति कैसे की जाती है। भगवान शिव उनके अंदर प्रविष्ट होते हैं, ज्ञान दिव्य देते हैं, दिव्य मंत्रों का ज्ञान देते हैं और भक्ति का मार्ग बताते हैं, या ऐसे कुछ बातें होती हैं। क्लियर है? अब आगे की बात, अब निरंतर आप लोगों को ये कार्यक्रम देखना और सुनना चाहिए। कुछ इसी तरीके से आज का ये कार्यक्रम समाप्त करते हैं। कल लाइव कार्यक्रम में जरूर जुड़िए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।